हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राबिया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इवोल्यूशन चैप्टर। इसको हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी जो स्टडी करती है हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म अर्थ के ऊपर जो रही है उसकी स्टडी करते हैं हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर। इवोल्यूशन जो है ये एक्सप्लेन करता है प्लांट्स और एनिमल के अंदर इतने सालों के अंदर जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं इवोल्यूशन के अंदर। इवोल्यूशन जो है इस हमें अंडरस्टैंड में हेल्प करता है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ था, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ था और लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ था अर्थ पर, ये सब हम इवोल्यूशन के अंदर समझते हैं। इवोल्यूशन जो होता है ये लॉन्गेस्ट स्टोरी बताता है। ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई, डेवलपमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी किस तरह बनी अर्थ पर, चेंजेस किस तरह आए लाइफ फॉर्म के अंदर टाइम के साथ। और की आइडिया अगर हम देखें तो जितनी भी लाइफ फॉर्म होती हैं ये कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से इवोल्यूशन के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं थ्योरीज अलग अलग टाइम के साथ साथ थ्योरी दी गई कि किस तरह जो है इवोल्यूशन हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, किस तरह लाइफ का ओरिजिन हुआ। तो व्हेन वी सी स्टार, जब हम स्टार को देखते हैं तो हम पास्ट को देख रहे होते हैं, क्योंकि जो लाइट है इसको पहुंचने में टाइम लगता है। तो डिस्टेंस जो स्पेस का होता है इसको हम मेजर करते हैं लाइट ईयर्स के अंदर। अगर हम देखें यूनिवर्स जो है 13.8 बिलियन ईयर ओल्ड है। बिग बैंग थ्योरी जो सबसे पहले आई थी इसके अंदर बताया जाता है कि जो यूनिवर्स है ये एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था, उसके बाद जो है यूनिवर्स स्टार्ट हुई थी आफ्टर एक्सपेंशन। उसके बाद एक्सपेंशन हुआ था और टेम्परेचर जो है वो कम हुआ था अर्थ पर। हाइड्रोजन गैस जो है ये भी कम हुआ था, हीलियम गैस जो है ये फॉर्म्ड हो गई थी और गैलेक्सीज, स्टार, प्लेनेट ये सारे जो है बाद में बन गए थे। तो इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें बिग बैंग थ्योरी जो बताती है तो इसके अंदर अर्थ के बारे में, मतलब अर्थ एक छोटा सा स्पेक है पूरी यूनिवर्स के अंदर। जो यूनिवर्स है ये वास्ट है, लेकिन इसके कंपैरिजन अगर हम करें यूनिवर्स से अगर हम अर्थ का कंपैरिजन करें तो अर्थ जो है ये बहुत छोटी है। ठीक है, तो अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अर्थ एंड अर्ली एटमॉस्फेयर, किस तरह अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी और अर्ली एटमॉस्फेयर क्या था अर्थ के ऊपर। तो अर्थ जो है ये फॉर्म्ड हुई थी 4.5 बिलियन ईयर को। अर्ली अर्थ जो थी उस पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन जो है ये बाद में हुआ इवोल्यूशन के साथ। एटमॉस्फेयर के अंदर देखने को मिलता था हमें वाटर वेपर, मीथेन देखने को मिलता था, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेज देखने को मिलती थी एटमॉस्फेयर के अंदर। और यूवी रेज जो थी इससे जो है स्प्लिट होती थी, इन्होंने यूवी रेज स्प्लिट हो जाती थी, वाटर को स्प्लिट करती थी और जो हाइड्रोजन था वाटर के अंदर ये एस्केप हो जाता था और जो ऑक्सीजन था ये रिएक्ट करता था वाटर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता था, रिएक्ट करता था ऑक्सीजन, रिएक्ट करके बनाता था वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन लेयर फॉर्म्ड होती थी जो प्रोटेक्ट करती है एयर को, तब फॉर्म्ड हुई थी ओजोन लेयर जो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। ओशन फॉर्म्ड हुए थे कंटिन्यूस रेनफॉल की वजह से, ओशन भी बन गए थे। उसके बाद अपीयरेंस ऑफ लाइफ देखिए कितने टाइम बाद जो है लाइफ अपीयर हुई थी। तो लाइफ अपीयर हुई थी 4 बिलियन ईयर अगो, नियरली 500 मिलियन ईयर अगो अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी। और ये थ्योरी बताती है ओरिजिन ऑफ लाइफ किस तरह हुआ। अब ये देखते हैं हम। सबसे पहले थ्योरी है पेरिस्पर्मिया। पेरिस्पर्मिया थ्योरी के अंदर ये कहा गया है कि जो लाइफ है ये आउटर स्पेस से आती है। स्पोर जो है ये ट्रैवल करते हैं प्लैनेट्स के बीच में और वहाँ से जो है लाइफ आती है, पेरिस्पर्मिया थ्योरी के अंदर बताया गया है। ठीक है, अब देखते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के अंदर बताया गया है कि जो लाइफ होती है ये डेड मैटर से आती है और बाद में इस थ्योरी को जो है रिजेक्ट कर दिया गया, ये थ्योरी फॉल्स थी। दिस थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन फर्स्ट लाइफ प्रॉपर्ली। मतलब ये जो थ्योरी है ये नहीं बता सकी थी कि पहली लाइफ जो है ये कहाँ से आई थी। उसके बाद हम देखते हैं बायोजेनेसिस थ्योरी जो पास्टर ने दी थी एक्सपेरिमेंट करके। लुइस पास्टर ने इन्होंने डिसअप्रूव किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो थ्योरी थी इसको इन्होंने डिसअप्रूव किया था। इन्होंने बोला था कि जो लाइफ है ये प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है। डिड नॉट एक्सप्लेन, इन्होंने ये नहीं बताया था कि पहली लाइफ क्या थी, लेकिन इन्होंने बोला था कि जो पिछली जो लाइफ है उसी से नई लाइफ आती है। उसके बताया केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन जो है ये दिया था ओपैन जो रशिया के रहने वाले थे और हाइल्डे जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने बताया कि जो लाइफ ओरिजिनेटेड होती है नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं ये फॉर्म्ड होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो केमिकल इवोल्यूशन जो है केमिकल इवोल्यूशन हैपन बिफोर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से पहले जो है पहले क्या हुआ था, केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखते हैं मिलर एक्सपेरिमेंट जो 1953 के अंदर किया गया। एस एल मिलर ने क्रिएट किया था अर्थ की कंडीशन, पहली अर्ली अर्थ जो थी उसकी कंडीशन एज इट इज क्रिएट की गई थी लेबोरेटरी के अंदर। इन्होंने मिथेन लिया था, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर ये सारे लिए थे एटमॉस्फेयर के अंदर। अर्थ की टेम्परेचर रखा था 800 डिग्री सेल्सियस और इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया था और रिजल्ट के अंदर देखने को मिला था कि फॉर्मेशन हो गई थी अमाइनो एसिड की, शुगर की,
नाइट्रोजनस बेसिस की फॉर्मेशन हो गई थी। उसके बाद इन्होंने प्रूव किया था कि केमिकल इवोल्यूशन जो है ये पॉसिबल है। फिर मीटराइट का अगर हम एविडेंस देखें तो जैसे अर्थ के अंदर देखने को मिलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें मीटराइट के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं फर्स्ट लाइफ फॉर्म। फर्स्ट जो लाइफ फॉर्म थी वो नॉन सेलुलर थी, लार्ज मॉलिक्यूल थे, आरएनए की और प्रोटीन की। ये अपीयर हुई थी 3 बिलियन ईयर अगो। और फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म जो 2 बिलियन ईयर अगो अपीयर हुई थी, यहाँ पर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे। ये फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म की लाइफ जो है एग्जिस्ट करती थी सिर्फ वाटर के अंदर। बायोजेनेसिस अगर हम देखें तो जो लाइफ इवाल्व होती है नॉन लिविंग मैटर के अंदर, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोजेनेसिस। फिर आई थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जो रिलीजियस बिलीफ रखती है। मतलब इसमें कहा जाता है कि जितनी भी स्पीशीज होती हैं ये एज इट इज क्रिएट की गई हैं और फ्यूचर के अंदर भी एज इट इज रहेंगी, कोई भी चेंज नहीं होगा बायोडाइवर्सिटी के अंदर। इसके अंदर ये भी कहा गया है कि अर्थ जो है सिर्फ 4000 ईयर ओल्ड है, लेकिन इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया है साइंटिफिकली। फिर देखते हैं हम डार्विन की ऑब्जर्वेशन। डार्विन जो होते हैं ये कहते हैं कि जो लाइफ फॉर्म है ये शो करती है सिमिलरिटीज। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है ये एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। नई स्पीशीज जब अपीयर होती हैं टाइम के साथ तो पुरानी स्पीशीज एक्सटिंक्ट भी हो रही होती है साथ में। इवोल्यूशन जो होता है ये ग्रेजुअल होता है, मतलब सडन क्रिएशन नहीं होती इवोल्यूशन के अंदर। फिर देखते हैं डार्विन की थ्योरी एंड नेचुरल सिलेक्शन। पॉपुलेशन जो होती है इसके अंदर हमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं। जब रिसोर्स लिमिटेड होते हैं तो ऑर्गेनिज्म कम्पीट करता है सर्वाइवल के लिए। जैसे अगर हम डार्विन का देखें तो डार्विन जो होते हैं ये कहते हैं फिटनेस, मतलब रिप्रोडक्टिव वाली फिटनेस जो ऑर्गेनिज्म होगा वो मोर इंडिविजुअल जो है वो उस नेचर के अंदर उसके मोर इंडिविजुअल हमें देखने को मिलेंगे। और नेचर जो होती है बेस्ट अडाप्टेड इंडिविजुअल को सिलेक्ट करती है। उसके बाद आए वेलेस, जिन्होंने इंडिपेंडेंटली प्रपोज किया था नेचुरल सिलेक्शन को। फिर अगर हम देखें एविडेंस क्या हैं इवोल्यूशन के, तो फॉसिल जो है ये जो रॉक्स होते हैं उनके हार्डन पार्ट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। जैसे सेडिमेंट्री लेयर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं फॉसिल। फॉसिल जो होते हैं ये पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस होते हैं। जो डिफरेंट फॉसिल जो होते हैं डिफरेंट लेयर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ये शो करते हैं कि किस तरह लाइफ चेंज होती है टाइम के साथ। जैसे कुछ स्पीशीज जो है वो एक्सटेंट हो गई थी, जैसे डायनासोर जो है वो कभी कभी अर्थ को डोमिनेट किया करते थे, लेकिन अब ये एक्सटेंट हो चुके हैं। फॉसिल जो होते हैं ये ऑर्गेनिज्म की जो एज है उसके बारे में बताने में हेल्प करते हैं, डेटिंग ऑफ इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड होमोलॉजी। होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन उनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट होता है, उन्हें कहते हैं हम होमोलोगस ऑर्गन। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो लिम्स ऑफ मेल, जस्ट अ मिनट, लिम्स ऑफ ह्यूमन वेल एंड बैट, इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है लेकिन फंक्शन इनका अलग अलग है। उसके बाद अगर हम प्लांट के अंदर देखें जैसे थॉर्न बोगनविलिया के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद टेंड्रिल जो कुकुरबिट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है लेकिन जो स्ट्रक्चर है इनका ये सेम है। और ये इंडिकेट करते हैं, होमोलॉजी जो है ये इंडिकेट करती है कॉमन एंसेस्टर को, और इसकी वजह से हमें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि होमोलॉगस की वजह से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं एनालॉगस एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एनालॉगस ऑर्गन वो होते हैं जिनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन इनका सेम होता है। जैसे अगर हम देखें एग्जाम्पल विंग्स ऑफ बर्ड एंड बटरफ्लाई। अगर हम एक बटरफ्लाई तितली का पार्ट देखें और एक जो बर्ड्स होती है उसका पार्ट देखें तो उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है लेकिन फंक्शन दोनों का उड़ना है। ठीक है, मतलब फ्लाई करने में दोनों हेल्प करते हैं लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो है वो जो स्ट्रक्चर है इनका ये डिफरेंट है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें एनिमल्स के अंदर ऑक्टोपस की आई और मैमल्स की। उसके बाद स्वीट पोटैटो प्लांट के अंदर जैसे ये रूट होती है और पोटैटो जो होती है ये स्टेम होती है। उसके बाद जो एनालॉगस ऑर्गन होते हैं ये इनकी वजह से हमें देखने को मिलता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद है बायोकेमिकल एविडेंस। अगर हम देखें जैसे जो जीन्स होती हैं, सिमिलर जो जीन होती हैं और प्रोटीन होती हैं, इनका जो एंसेस्टर है वो इनका एंसेस्टर भी कॉमन होता है। ठीक है, अब देखते हैं इंडस्ट्रियल मैनरिज्म और एविडेंस देखते हैं जो है नेचुरल सिलेक्शन का। ऑब्जर्व किया गया था पेपर्ड मॉथ के अंदर इंग्लैंड में। इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले अगर हम देखें तो जो ट्री थे इनकी जो ट्रंक थी वो वाइट थी और ये कवर्ड थे वाइट लाइकन से। ठीक है, सॉरी लाइकन से कवर्ड थी इनकी ट्रंक। और जो मॉथ थी ये सर्वाइव कर रही थी, वाइट विंग मॉथ जो है ये सर्वाइव कर रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले। मतलब जब फैक्ट्रीज वगैरह नहीं बनी थी तो तब जो प्लांट की जो ट्रंक थी ये वाइट कलर थी और वाइट कलर मॉथ जो थे वो सर्वाइव कर रहे थे ज़्यादा। ठीक है, और जब फैक्ट्रीज वगैरह बन गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो तब जो ट्री की ट्रंक थी वो डार्क हो गई और सूट मतलब जो कालक होती है उसकी वजह से जो है जो ट्री की ट्रंक है वो डार्क हो गई और जो डार्क मॉथ थी ये ज़्यादा सर्वाइव करने लगी। जो वाइट विंग मॉथ थी इसको प्रीडेटर खा गए तब। ठीक है, तो जो प्रीडेटर हैं ये इजीली स्पॉट करते हैं मॉथ को कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड के साथ और ये शो करते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है,
तो अब देखते हैं एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन क्या होता है। ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से जो इवोल्यूशन होता है उसे हम कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन। मतलब एक्सेस यूज़ करेंगे अगर हम एंटीबायोटिक्स का, पेस्टिसाइड का और हर्बिसाइड का, तो हमें एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन उसे कहते हैं। मतलब ह्यूमन की एक्टिविटी से इवोल्यूशन हो रहा है तो उसे कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन। जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हो रहे हैं, बना रहे हैं हम, ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंट इंसेक्ट बना रहे हैं। इवोल्यूशन जो होता है ये मंथ में और सालों में भी हो सकता है। इवोल्यूशन जो है ये डायरेक्ट नहीं होता, रैंडम और स्टोचस्टिक प्रोसेस है, ठीक है। तो अब देखते हैं अडाप्टेटिव रेडिएशन। इवोल्यूशन जो होता है बहुत सारी स्पीशी के अंदर, मतलब बहुत सारी स्पीशी जिनका कॉमन एंसेस्टर होता है, लेकिन वो बाद में एक ही स्पीशी से बाद में जाके अलग अलग हो जाती है बेस्ड ऑन उनका हैबिटेट क्या है और फूड की हैबिटेट क्या है। मतलब अगर एक स्पीशी है तो उसको अगर हम अलग अलग जगह में जाके छोड़ेंगे तो उनका हैबिटेट भी चेंज हो जाएगा और उनका फूड भी चेंज हो जाएगा, और वो फूड के हिसाब से और हैबिटेट के हिसाब से अलग अलग स्पीशी में इवॉल्व हो जाएंगी, और इसे हम कहते हैं अडाप्टेटिव रेडिएशन, ठीक है। हाँ, जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल देखें जो एनसीईआरटी में दी हुई है, जैसे डार्विन फिंचेस जो गैलापागोस आइलैंड के अंदर देखने को मिलेगी, इनके अंदर जो बीक है उसकी शेप जो है वो अलग अलग हो रही थी। ऐसी जो सीड ईटर थी उनकी जो बीक की शेप थी वो अलग थी, जो इंसेक्ट को खा रही थी उनकी बीक की शेप भी अलग थी, और वेजिटेरियन फिंचेस की शेप भी, बीक की शेप जो थी वो अलग थी, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है अडाप्टेटिव रेडिएशन की, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अडाप्टेटिव रेडिएशन की और एग्जाम्पल देखें अगर हम, तो ऑस्ट्रेलियन मार्शुपियल, कंगारू, कोला और टस्मेनियन वॉल्व, ठीक है, ये सारे इवॉल्व हुए हैं कॉमन एंसेस्टर से, ठीक है। इनका एक कॉमन एंसेस्टर स्टॉक है। फिर है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अगर हम देखें जहाँ पर प्लेजेंटल मेंबर जो है रिजेंबल करते हैं मार्शुपियल्स को, जैसे प्लेजेंटल वोल्फ और टस्मेनियन वॉल्फ के अंदर देखने को मिलता है। इनका फंक्शन सेम होता है लेकिन ओरिजिन इनका अलग अलग होता है, मतलब इनका एंसेस्टर जो है डिफरेंट है लेकिन इनका फंक्शन जो है वो सेम है। अब देखते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। मतलब ट्रू इवोल्यूशन जो है ये स्टार्ट हुआ था सेलुलर लाइफ के साथ। इवोल्यूशन जो है डिपेंड करता है वेरिएशन, फिटनेस और नेचुरल सिलेक्शन पर। फिटनेस मतलब एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, ठीक है, उसे हम कहते हैं फिटनेस। फिटनेस जो होता है जेनेटिकली इनहेरिट होता है। अब देखते हैं डार्विन और लेमार्क जो थे इनकी थ्योरी के अंदर ये क्या कहते थे। जो लेमार्क थे इन्होंने दी थी यूज़ एंड डिसयूज थ्योरी। मतलब जिस आर्गन को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे वो ज़्यादा ग्रो करेगा, और जिसको हम कम यूज़ करेंगे वो ज़्यादा कम ग्रो करेगा, और ये जो करेक्टर है ये इनहेरिट होता है नेक्स्ट जनरेशन में। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो जिराफ के नेक, और ये थ्योरी जो है वो एक्सेप्टेड नहीं है। उसके बाद जो डार्विन ने बताया था नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, हेरिटेबल वेरिएशन के बारे में, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में बताया था, और ये थ्योरी जो है ये एक्सेप्टेड है, ठीक है। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं म्यूटेशन थ्योरी जो ह्यूगो देवरीज ने दी थी। इन्होंने कहा था कि जो इवोल्यूशन होती है ये सडन और लार्ज चेंजेस की वजह से होती है। साल्टेशन मतलब सिंगल स्टेप में लार्ज म्यूटेशन देखने को मिलती है। अगर हम मॉडर्न व्यू देखें तो इसमें इवोल्यूशन होती है म्यूटेशन की वजह से, रिकम्बिनेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से इवोल्यूशन हो सकती है। इवोल्यूशन जो होती है ये ग्रेजुअल होती है और सडन भी हो सकती है। उसके बाद आए हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, जिसके अंदर बोला गया है कि जो अलेक फ्रिक्वेंसी है ये कांस्टेंट रहती है पॉपुलेशन के अंदर। पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी हमें देखने को मिलती है। इक्वेशन अगर हम इसकी देखें तो पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहाँ पर पी जो होता है ये फ्रीक्वेंसी होती है डोमिनेंट एलील की, और क्यू जो होती है ये फ्रीक्वेंसी होती है रिसेसिव एलील की। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चेंज होता है इवोल्यूशन के अंदर देखने को मिलता है हमें। अब देखते हैं फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को। सबसे पहले है जीन माइग्रेशन, मतलब जीन फ्लो जिसे हम कहते हैं। जब मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ एलील फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर, मतलब एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में एलील का ट्रांसफर होना, मूवमेंट होना, उसे हम कहते हैं जीन माइग्रेशन। उसके बाद है जेनेटिक ड्रिफ्ट, मतलब रैंडम चेंज देखने को मिलना एलील के अंदर स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर, उसे कहते हैं हम जेनेटिक ड्रिफ्ट। फिर है म्यूटेशन, सडन हेरिटेबल चेंज हो जाना डीएनए के सीक्वेंस के अंदर, उसे हम कहते हैं म्यूटेशन, ठीक है। फिर है रिकॉम्बिनेशन, मतलब नए कॉम्बिनेशन बनना जीन का ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर और इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट असार्टमेंट और क्रॉसिंग ओवर की वजह से जीन के नए कॉम्बिनेशन बन जाना, उसे हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। फिर है नेचुरल सिलेक्शन, डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर फिटनेस, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव करेंगे किस तरह और रिप्रोडक्शन किस तरह के शो कर रहे हैं उसके बेस पर जो है वो नेचर के अंदर सेलेक्ट किए जाएंगे। जैसे अगर हमने देखा था कि डार्विन ने दी थी रिप्रोडक्टिव वाली फिटनेस, मतलब जो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा फिट होगा नेचर के अंदर वो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब देखते हैं फाउंडर इफेक्ट। जो स्मॉल पॉपुलेशन है इससे नई स्पीशी बनती है और उसके अंदर लार्ज जेनेटिक डिफरेंस देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना।
उसके बाद हम देखते हैं ब्रीफ इवोल्यूशन टाइमलाइन। अगर हम देखें तो 2000 मिलियन ईयर अगो बना था फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म, हमने देखा 500 मिलियन ईयर अगो इनवर्टिब्रेट्स बने थे, 350 मिलियन ईयर अगो जालस फिश बनी थी, 320 मिलियन ईयर अगो फर्स्ट प्लांट देखने को मिले थे हमें, 350 मिलियन ईयर अगो एम्फीबियन देखने को मिले थे, और 200 मिलियन ईयर को रेप्टाइल्स जो है ये इवॉल्व हुए थे। ठीक है, और ऑक्सीजन रिलीज होती गई एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर जो है इसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहा। अब देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ मैमल्स। जो डायनासोर थे ये कभी कभी जो हमारी अर्थ थी इसको डोमिनेट करते थे, लेकिन ये 65 मिलियन ईयर को जो है डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे। मैमल जो है ये सर्वाइव करते हैं ड्यू टू इंटेलिजेंस और विवीपेरी, मतलब इनका जो यंग वन होता है वो मदर के यूट्रस के अंदर डेवलप होता है, उसे हम कहते हैं विवीपेरी। मतलब ऐसे याद रखना, विवीपेरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बच्चे देते हैं, और ओवीपेरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अंडे देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम स्पेशल केसेस देखें तो एक्वेटिक मैमल्स, व्हेल और डॉल्फिन जो है ये स्पेशल केसेस हैं। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है ये इन्फ्लुएंस करती है इवोल्यूशन को। अब देते हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। अगर हम देखें तो 15 मिलियन ईयर अगो ड्रायोपैथिकस और राम्बोपैथिकस जो है ये इवॉल्व हुए थे। 3 to 4 मिलियन ईयर अगो एस्ट्रोलोपैथिकस आए थे। 2 मिलियन ईयर अगो होमो हैबिलिस आए थे, जिनकी ब्रेन कैपेसिटी जो है 650 to 800 सीसी थी, जिनकी ब्रेन कैपेसिटी। 1.5 मिलियन ईयर अगो आए थे होमो इरेक्टस, जिनकी ब्रेन कैपेसिटी थी 900 सीसी। उसके बाद 1 लाख to 40,000 ईयर अगो आए थे नेदरल मैन, सॉरी इसको मुझे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो ये आए थे इतने साल 1 लाख to 40,000 ईयर पहले। उसके बाद 75 ईयर्स अगो आए थे होमो सैपियंस। तो अगर हम इनके की फीचर देखें तो की फीचर जैसे ह्यूमन जो है ये टूल को यूज़ करते थे, लैंग्वेज थी इनके अंदर, कल्चर था इनका। कल्चर जो है एग्रीकल्चर अगर हम देखें तो ये 10,000 ईयर अगो जो है वो एग्रीकल्चर जो है आया था। और मोस्ट सक्सेसफुल जो है इवोल्यूशन की स्टोरी है ह्यूमन की, क्योंकि इनके अंदर जो है वो लैंग्वेज डेवलप थी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।